इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध जैसा माहौल है वो दिनों दिन और गहराता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका इस समय अमेरिका की होती जा रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक की पूर्व निर्धारित तमाम योजनाओं को छोड़ करके जब वापस अपने देश लौटने लगे तो इसकी किरकिरी होने लगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप G7 से जल्दी बाहर इसलिए निकल गए क्योंकि वो हो सकता है समझौता कराने गए हों। इस पर ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि इमैनुअल मैक्रोन हर बार गलत साबित हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है और हम कुछ अपनी शर्तों और अपने काम की वजह से आए, लेकिन उसने ये इशारा किया कि कुछ और बड़ा होने वाला है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट की चर्चा होने लगी, जिसमें से एक ट्वीट यह है कि जब G7 से लौट कर आए डोनाल्ड ट्रंप तो उसने ये ट्वीट किया कि तेहरान को नागरिक खाली कर दें। और उसके बाद ये देखने को मिला कि पिछली रात से अब तक इजराइल ने तेहरान पर भी हमला किया है और हमले की गति को बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया जिसने दुनिया को सकते में डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपने इस ट्वीट को करते हुए ये बाकायदे घोषित कर रहे हैं जो ईरान के प्रमुख खामेनेई हैं वो कहां छिपे हैं ये भी उसे पता है, कैसे छिपे हैं वो भी उसे पता है। वो चाहे तो उन्हें मार सकता है लेकिन अभी वो नहीं मारना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो समझौता कर ले। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका बाकायदे ईरान को धमका रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ईरान के ऊपर हमला करने में इजराइल के साथ खड़े हो जाए और इजराइल के पक्ष में केवल अमेरिका ही नहीं पूरे यूरोपीय देश, पश्चिमी देश खुल करके सामने आते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक दो चीजों को यहां से समझिए कि ईरान में 1979 में जो बदलाव आया उसके पहले अमेरिकी डोमिनेंसी थी। उस बदलाव से ईरान लड़ करके अपने तरह के इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक अप्रोच के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तब से अमेरिका लगातार बेचैन है और बीते दिनों इस बात की भी चर्चा होने लगी थी कि जो कोशिश उसके बाद एक बार बराक ओबामा में भी करना चाहा था उस कोशिश को डोनाल्ड ट्रंप और आगे बढ़ाना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह आरोप भी लग रहा है कि वो ईरान के सरकार को गिराकर ईरान में अस्थिरता पैदा करके मध्य पूर्व के पूरे इलाके पर अपने वर्चस्व को कायम करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब G7 के जो फैसले हैं उसको आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से निष्पक्ष बीच का लाइन लेते हुए भी इजराइल की तरफ झुका हुआ है। लेकिन जिस दिन यह सब हो रहा था उसी दिन दुनिया के 21 मुस्लिम देशों ने एक साथ साझा बयान जारी कर दिया। मिस्र की अगुवाई में 21 देशों ने इजरायली हमले की कड़ी आलोचना करते हुए जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने एक बहुत अहम मांग उठाई है कि मध्य पूर्व को परमाणु और अन्य जनसंहारक हथियारों से मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। इस बयान के जरिए इन देशों ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के सभी देशों को परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से जुड़ना चाहिए ताकि परमाणु हथियारों की दौड़ पर लगाम लगाई जा सके। इन देशों ने उन सभी हमलों की आलोचना भी की जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में चल रहे परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और जेनेवा कन्वेंशन 1949 का उल्लंघन है। इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि जब गजा में हमला हुआ, फिलिस्तीन पर हमला हुआ, लगभग 60,000 से 80,000 लोगों के मारे जाने की खबरें आईं, वो शहर बर्बाद हुआ, तब भी इतना बड़ा कदम उन मुस्लिम देशों ने नहीं उठाया था। यानी 21 मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होकर के जो बयान जारी कर रहे हैं मिस्र की अगुवाई में, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर इन 21 देशों की लिस्ट को गौर से देखें तो इनमें सबसे प्रमुख तौर पर अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाड, कोमोरोस, जिबूती, गाम्बिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की, ओमान और UAE तमाम वो देश शामिल हैं। इसका मतलब कि ये जो मिडिल ईस्ट का पूरा मामला है अब ये और अगले पड़ाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने इस पूरे प्रकरण को बहुत हद तक पेचीदा बना दिया है।
और इजराइल का समर्थन करते हुए, इजराइल को छूट देते हुए जो पश्चिमी देशों का रवैया था, इसने इस मामले को और बिगाड़ा है। मिसाल के तौर पर क्या आपको पता है कि ईरान के ऊपर दबाव डाल करके इस परमाणु अप्रसार संधि पर, एनपीटी पर दस्तखत तो करवा लिए गए, लेकिन इजराइल से आज तक दस्तखत क्यों नहीं करवाई गई? मिडिल ईस्ट को परमाणु और अन्य जनसंहारक हथियारों से बाहर करने के लिए IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में जो काम किया गया, उस पर भी खतरा इजराइल अब पैदा कर रहा है। और यहां तक खबरें मीडिया में आ रही हैं कि क्या कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन की लीकेज की भी बात आ रही है क्या? ईरान का दावा उसकी तरफ से यह है कि उसने इजराइल के कई बड़े ठिकानों और बड़े शहरों को बर्बाद कर दिया है। वहीं इजराइल का दावा यह है कि वो तेल अवीव जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वहीं इजराइल के दावे की अगर बात करें तो उसके मिसाइलों ने तेहरान को बर्बाद कर दिया है। अभी तक इन सूचनाओं को बड़ा ठहर कर देखना समझना चाहिए। अभी आधिकारिक तौर पर जो चीजें बाद में स्पष्ट होंगी उसके हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन जो परमाणु अप्रसार संधि से लेकर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रकरण को समझना यहां बहुत जरूरी है। NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों को रोका जाए, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए, परमाणु निःशस्त्रीकरण किया जाए। और मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, भले ही वह इसका औपचारिक ऐलान न करता हो। ईरान हालांकि NPT का सदस्य है, लेकिन उस पर यह आरोप लगा करके कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, इजराइल ने हमला कर दिया। अमेरिका इजराइल के ऊपर दबाव डाल करके आज तक NPT पर दस्तखत नहीं करवा पाया है और अमेरिका ईरान के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि हां, यहां पर अगर यह परमाणु बम बना लेगा ईरान तो पूरे मिडिल ईस्ट में दिक्कत होगी। अब आपको मैं थोड़ा सा एक इतिहास के पन्ने में ले जाना चाहता हूं। जब 2003 के आसपास का इराक का मामला था, सद्दाम हुसैन की सरकार थी और सद्दाम हुसैन के ऊपर उस समय की अमेरिका ने यह आरोप लगा दिया कि केवल जैविक ही नहीं, रासायनिक हथियार इराक ने बना लिए और इसका इस्तेमाल वह अमेरिका के खिलाफ चलने वाली गतिविधियों में करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने 5 फरवरी 2003 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश कर दिया था कि WMD ठिकानों की सैटेलाइट से तस्वीरें ये हैं और सबूत है कि इराक कैसे ये WMD बना रहा है। और बाद में पता चला कि ये सारे दावे झूठे थे। अंतर्राष्ट्रीय जांचों जैसे UNMOVIC, IAEA, CIA की तमाम रिपोर्ट 2004 तक जो आई, उसमें पता चला कि इराक ने 1991 के बाद कोई WMD नहीं बनाया था और इसका खुद अमेरिकी अफसरों ने बाद में इसे स्वीकार किया। जैसे पूर्व CIA अफसर जॉर्ज टेनेट ने इसे कहा कि इट वॉज अ स्लम डंक बट वी वेयर रॉन्ग, हम गलत थे कि इराक ने इस तरह का कोई काम किया। बराक ओबामा ने इसे स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर कहा था। लेकिन आपको पता है कि इन सब चीजों के बावजूद अमेरिका ने पूरी दुनिया को समझाया कि इराक के पास हथियार हैं, इराक के ऊपर हमला किया। यहां तक कि उसकी जांच में यह तक पाया गया कि अमेरिका का यह भी आरोप झूठा था कि 9/11 में सद्दाम ने मदद की, अल कायदा से जुड़ा हुआ है और मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। मानवाधिकार का उल्लंघन तो बहुत जगह हो रहा था, लेकिन जो आरोप अमेरिका इराक पर लगा रहा था वो सारे आरोप गलत साबित हुए। सद्दाम हुसैन की बड़ी वीडियोस वायरल होती हैं। जज कहता है खड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर सजा सुनाई जाएगी। वो बैठे बैठे कहते हैं कि नहीं आप सजा सुनाओ, हम तैयार हैं। और उसके बाद जब जज सजा सुनाता है तो सद्दाम हंसने लगते हैं। बाद में पता चला कि दुनिया में अमेरिका की ये साजिश बेनकाब हुई कि कोई ऐसा रासायनिक हथियार इराक में नहीं मिला, लेकिन अमेरिका ने पूरे इराक को बर्बाद कर दिया और अपनी सरकार बनवा ली, सद्दाम हुसैन को मार दिया। यहां तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए गए कि पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया जो अमेरिकी दबाव में इराक के भीतर चल रही थी, वो तक इतनी प्रभावित थी कि अमेरिका मैनिपुलेट कर रहा था। जिस जज को सजा सुनाने की बात आ रही थी, उसे लगा कि यह जज अमेरिका के पक्ष में सजा नहीं सुनाएगा, उसने जज को बदल दिया और अपने मनपसंद जजों से सद्दाम हुसैन के खिलाफ सजा सुनवा के फांसी सजा दिलवा दी।
आज ईरान के ऊपर अमेरिका फिर से इजराइल के पक्ष में खड़े होकर के बार बार यह बात कह रहा है। क्या अमेरिका एक बार भी यह बात समझाने को कामयाब हो रहा है कि एनपीटी पर इजराइल क्यों साइन नहीं कर रहा? क्या अमेरिका को यह नहीं दिखा कि जिस तरह का हमला गजा में कर रहा था इजराइल, तब तो उसे चिंता नहीं हो रही थी। अब ईरान ने अगर हमला किया तो ईरान के ऊपर इस तरह के बयान, अमेरिका की कूटनीति और खासकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मामले को पेचीदा बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस अमेरिका की इस साजिश और इस खेल पर अपनी खुलकर प्रतिक्रिया देने लगे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ट्रंप पर ईरान इजराइल संघर्ष को और उकसाने और बढ़ाने का आरोप लगा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि आग को हवा देना, तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना स्थिति को कम करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि संघर्ष को और अधिक तीव्र और व्यापक करेगा। चीनी पक्ष सभी संबंधित पक्षों और इजराइल पर विशेष प्रभाव डालने वाले देशों से आह्वान करता है कि वे अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और संघर्ष को बढ़ने और फैलने से रोकें। वहीं भारत का पक्ष स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्रालय के विशेष सचिव विक्रम मिस्री ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया और यह बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बात हुई। भारत पर हुए आतंकी हमले के वक्त जो फोन पर बात हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और बात करते हुए अपना पक्ष रखा कि हमने द्विपक्षीय समझौता किया है, पाकिस्तान की बात पर भारत ने फैसला लिया है, अमेरिका की कोई दादागिरी में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी। अब अमेरिका को इसका जवाब देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार बोला कि मैंने युद्ध रुकवाया और दुनिया पूछ रही है कि अगर तुम युद्ध रुकवाने में इतने सक्षम हो तो ईरान और इजराइल वाला युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे? वहां पर तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़े होकर के युद्ध को भड़का रहा है और ईरान को धमका रहा है। फिर वो दुनिया का बॉस बनने का ख्वाब भी देख रहा है और पश्चिमी देश उसकी दादागिरी के सामने नतमस्तक है। ईरान तो नतमस्तक नहीं हुआ और उसके साथ ये 21 देशों ने साझा बयान जारी करके अमेरिका को उसका ऐसा चेहरा दिखाया है जिसने दुनिया के सामने बॉस बनने का जो सपना देखा है वो उसके राष्ट्रपति के चलते हास्यास्पद बन रहा है। वहीं चीन और रूस का एशियाई देशों का अपना फैसला भी अमेरिका के सामने मुश्किल पैदा कर सकता है। भारत का फैसला अपना डिप्लोमेटिक है। अभी तक भारत सरकार ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर कोई बहुत साफ अपना पक्ष नहीं चुना है। हालांकि भारत सरकार का यह पक्ष साफ है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, शांति होनी चाहिए। डिप्लोमेटिक तरीके से भारत ने उन एशियाई देशों के साझा बयान से भी अपने को अलग कर लिया जिसमें इजराइल के ऊपर थोड़ी सी सख्ती बरती गई थी। यानी भारत बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम करना चाह रहा है, लेकिन भारत के भीतर भी तमाम लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि कहीं इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय उठापटक में भारत अकेला तो नहीं पड़ गया? क्या भारतीय विदेश नीति या भारतीय कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर तो नहीं पड़ रही है? इसको लेकर के गहरी चिंता भारत के भीतर पैदा होती जा रही है कि इस इतनी बड़ी हलचल, दुनिया ऐसे मुहाने पर खड़ी है कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे वक्त में भारत को भी अपना एक स्पष्ट पक्ष रख करके दुनिया में शांति स्थापित करने और अमेरिकी दादागिरी के सामने इजराइल के इस तरीके से बेलगाम छोड़े जाने के खिलाफ तो स्टैंड लेना बनता है। वो इजराइल के ऊपर यह दबाव बनाया जा सकता है कि गजा में जो हुआ, फिलिस्तीन में जो हुआ उसका, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला, तो ईरान के ऊपर पूरा अधिकार है कि ईरान भी आत्मरक्षा कर सकता है। अभी रोज कुछ न कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। दोनों तरफ से पक्ष अभी अपने अपने को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगे हैं, लेकिन दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसमें हर पल हर घंटे कुछ बदल रहा है। देखना यह होगा कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों की दादागिरी और उनके झूठ का पर्दाफाश किस हद तक हो पाता है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आगे ये चीजें और किस रूप में आगे बढ़ेंगी। लेकिन हम भी ये चाहते हैं
कि दादागिरी के साथ युद्ध का माहौल भी खत्म हो। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिलिए। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो को आप ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।